ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। थैंक यू। अंकित सर अपना प्रारंभ करें। जी सर। अजय सर आप भी कीजिएगा। धन्यवाद सर। आज के वेबिनार में सभी का स्वागत है। तो पहले तो मेंबर्स की अगर क्वेरी है, कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड है तो सर अजय सर बैठे हुए हैं, और किसी की जीएसटी से रिलेटेड है तो रखें सर। किसी की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दें। अजय बोथरा जी का है क्वेरी। अनम्यूट कर लीजिए अजय बोथरा जी अपने आप को। अजय बोथरा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते अंकित सर। नमस्कार सर। मेरा प्रश्न है एमआरपी पर। जी सर। मैंने लोकल परचेज की सीआरएस में 100 यूनिट, ठीक है सर। सेल किया मैंने आई में 50 यूनिट, जी और 50 यूनिट सेल की मैंने सीआरएस में। जी। अब इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट कैसे बैठेगा ये बताइए। जो आप आई दे के आए, पहले आप आई को आई से एडजस्ट करेंगे। परचेज लोकल है सीआरएस से। सी और एस की अगर परचेज है तो जो आपका आई की लाइबिलिटी बैठ रही है, पहले तो आपकी जो सीजीएसटी की लाइबिलिटी बैठेगी वो पूरी सीजीएसटी से एडजस्ट होगी। उसके बाद जो सीजीएसटी बचेगा वो आईजीएसटी से एडजस्ट होगा, और एसजीएसटी से एडजस्ट होगा, और आई की अगर कोई लाइबिलिटी रहती है तो उसके बाद एसजीएसटी से एडजस्ट होगा। अच्छा, मैं जो समझा हूँ वो बोलूं। जी मैंने जैसे पहला सेल आई में किया जी 50 यूनिट, आई मेरे से पैसा मांग रहा कि सी में जितना पैसा है पहले मेरे को दे दो। ठीक है। तो सी का तो घर खाली हो गया। ठीक है। अब मैंने सी और एस में माल बेचा, तो एस में तो पैसा था, आईटीसी तो दे दिया वहां से। हम्म। सी का कहां से लाऊंगा मैं पैसा। सर ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, जब आपकी कोई लाइबिलिटी होती है पहले वो सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, एसजीएसटी से। मैं अगर उसकी लाइबिलिटी आपकी सीजीएसटी की लाइबिलिटी है, सपोज कीजिए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ नहीं आपसे। नहीं आपका टाइम एक नहीं मिनट खराब सर, हो तो मैं बताना चाहूँ। एग्जांपल नहीं सुन सर, लो ना सर। मैं बोल रहा हूँ जैसे आई का जब पेमेंट करना है मेरे को, हाँ जी। तो पहले मैं सी से उसको रुपया दूंगा ना। आई को आई से सी से परचेज। पहले नहीं दोगे, पहले आप सी की लाइबिलिटी सी से पे करोगे। आई की लाइबिलिटी पहले आप सी से नहीं पे कर सकते। अच्छा चलिए आपकी बात माना, अगर सी और आई की आई और सी की डिमांड है तो सी को पहले कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो अब आई की जो डिमांड है वो कहाँ से दूंगा। वो अगर आपका सी की कुछ इनपुट बचता है तो पहले सी से दोगे, उसके बाद अच्छा, अगर कुछ लाइबिलिटी बचेगी तो एसजीएसटी का इनपुट बचा हुआ है तो एसजीएसटी से दोगे। हाँ, ये बात आप बोले जो एकदम समझ में आ गया, क्योंकि जी आई और सी के पहले सी को पहले फुलफिल करना पड़ेगा मेरे को। हाँ जी हाँ जी। अगर आपका अभी इनपुट सी का है तो हाँ सी और एस का इनपुट है तो पहले आप अपने हाँ इनपुट को लाइबिलिटी से एडजस्ट करोगे। हाँ, तब एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि आई जो सी का हाँ जी। पेमेंट एस का पेमेंट लेता है। जी ठीक ठीक। मेरी मतलब इस परिस्थिति में अगर सी में रुपया नहीं रहा तो क्या होगा। फिर कैसे जमा करना पड़ेगा? तो कैसे करूंगा, तो मैं रिफंड कैसे मिलेगा मेरे को, मेरे को तो टैक्स देना ही नहीं है। रिफंड क्यों मिलेगा? नहीं, टैक्स तो देखो सर, अगर आपका इनपुट बचा हुआ है तो टैक्स क्यों दोगे आप?
मैं इसलिए और इसलिए इनपुट कैश बचा देना हुआ है नहीं, तो आपका इनपुट से एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं कैश इसलिए देना नहीं चाहता हूँ ना कि अभी तंबाकू वाला जो नियम आया है वो तो पहला टैक्स जी लग गया। जी 28 लाया, 28 लेना, 28 का ही टोटल हिसाब देना शुरू से अंत तक। जी हाँ, जी इस बीच में अगर 28 की जो सेल है, मतलब जी आई वाला सेल, अगर सी में जी पैसा नहीं बचा तब क्या होगा? मेरा प्रश्न ये है। सर, जो वो आया है कानून, वो तंबाकू प्रोडक्ट्स के लिए आया है। उस पे तो जो आप एक बार टैक्स दे आए, उतना इनपुट हम्म, बैठेगा, उतनी लायबिलिटी बैठेगी। उसमें तो आपकी लायबिलिटी बढ़ ही नहीं रही। नहीं लेकिन जीएसटी उसमें कानून में लायबिलिटी पे नहीं, आपने जैसे अभी बताया ना मेरे को कि जी आई और सी दोनों जब खड़ी रहेगी तो पहले सी को हाँ पहले पेमेंट होगा तो आई को जाएगी। हाँ जी अब मैं प्रश्न था, अगर मैं किसी कारणवश जो भी काम किया हूँ, आई जी सी एस सी का पैसा से आई को पेमेंट कर दिया, ठीक है तो प्रोडक्ट तो मैं खरीदूंगा 100 और बेचूंगा टुकड़े में। जी। उस समय अगर सी में पैसा नहीं रहा मेरे पास तब क्या होगा? मेरा प्रश्न ये है। सर वो तो देखो, आपको एडजस्टमेंट अगर आपकी नहीं हो पा वही तो रही है तो वो एडजस्टमेंट तो पूछ रहा जमा हूँ, करना पड़ेगा ना सर। तो फिर मेरा पैसा वापस रिफंड मिलेगा? नहीं, रिफंड नहीं मिलेगा सर। हाँ रिफंड तो तो यही तो प्रश्न है। रिफंड तो तब बैठेगा ना जब आपकी लायबिलिटी एडजस्ट नहीं हो रही हो, या आपका इनपुट नहीं। नहीं अगर आपका इनपुट बैलेंस है तो आपकी लायबिलिटी क्यों बैठेगी कैश में? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एस में तो रुपया रह जा रहा है ना, एस तो सी को पैसा देगा नहीं। सर आई की एडजस्टमेंट तो ऐसे हो सकती है ना, हाँ, आई की एडजस्टमेंट। ऐसे हो सकती है। हाँ अच्छा, तो शुरू में मैं तो सी को नहीं देकर एस पे पेमेंट कर दूं, हाँ जी वो एक्सेप्टेबल है कानून में? जी हाँ, तब हो सकता है, तब हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। ये डेल के नाम से है, डेल के नाम से है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो जी सर, नमस्कार। राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। जी सर। जी सर, बताइए सर। सर मेरे को एक नोटिस आई है SMT 10 की, कौन से साल की? उस 22-23 की। जी उसमें GST और 1 की लेट फीस के लिए मेरे को उसमें नोटिस दी गई है, जी तो वो लागू है? हाँ जी तो कौन से सेक्शन में पड़ेगा सर वो? सर, वो तो पेन ये तो पेनल्टी 47 सेक्शन के में ही बारे में होगी उसमें, जी क्योंकि ऑटो 73 जनरेट नहीं 73 होता। को देता है। उसमें टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का लेट फीस का तो कहीं कोई कवर है ही नहीं उसमें। नहीं, उसके लेट DRC फीस हम के लिए तो करेंगे तो अलग। कैसे करेंगे? 73 में वो आपको नोटिस देंगे कि आपने लेट की है। हम्म। उसमें वो उस बिंदु को उठा सकता है उसके लिए, लेकिन पैनल सेक्शन तो पैनल सेक्शन में उठाएगा ना। उसमें वो बिंदु तो अच्छा उठा सकता है ना 73 में। अच्छा, तो DRC हम लोग को करना पड़ेगा, 73 मिल जाएगा? हाँ, अगर आप डीआरसी भी कर दोगे लेट फी का तो आप एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक। किसी भाई का और से कोई सवाल हो इनकम टैक्स का या जीएसटी का? उमेश भाई साहब, आपका सवाल है? उमेश जी, उमेश अग्रवाल जी, हैंड रेज कर दे सर अगर आपको कोई सवाल हो तो। आइकन बने हुए हैं आपके पास, आइकन का फैसिलिटी है आपके सिस्टम में। हर सर, अगर आपकी इजाजत हुई तो आज पेनल्टी का बहुत अच्छा चैप्टर शुरू हो रहा है। जी जी सर। और लकीली अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग पे मेरी बुक पब्लिश भी है वेरी गुड सर। है ना। अब बता दीजिए सर, कम से कम। नहीं, ये अब चल भी रही, आज मैं जितेंद्र साहब को सुनूंगा भी। तो अगर आप कहें तो मैं ब्रीफ पेनल्टीज के 270 को ऑब्वियसली मैं टच नहीं करूंगा, बिकॉज 270 आज सर का मैटर है, जितेंद्र सर का मैटर है। जी अगर उससे रिलेटेड कुछ, उससे अदर कुछ पेनल्टीज के बाद एक ब्रीफ 10 मिनट, अगर कोई क्वेरीज नहीं हो या जीएसटी कोई सेशन नहीं हो, तो मैं एक लेके आता हूँ। जीएस पेनल्टी किस किस चीजों पर लगती है और क्या क्या उसका कितनी कितनी लगती है। नहीं सर, आप स्टार्ट कीजिए सर। वो तो कोई नहीं, अगर हमारा कोई क्वेरी होगी तो हम बाद में भी ले लेंगे सर। आप अगर आप स्टार्ट कीजिए कहें तो सर। अंकित जी, इसको मेरे को एक स्क्रीन शेयर करनी नहीं आती, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर लेता पेनल्टीज को। मैं 1961 जी को लेके चलता हूँ, या आप कहते हैं तो मैं एक जो टीडीएस के मेजर चेंजेस अभी इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आ रहे हैं उसको लेकर ले लूँ। जो भी आप कहते हैं मेरे को ले, जो भी आप कहते हैं, क्योंकि
उसमें केवल टीडीएस ले सेक्शन लीजिए चेंज सर। हुए, थोड़ी सी एक दो टीडीएस, डेफिनेशन चेंज हुई है, जी जी जी। और उसको मैं लेके आ जाऊँ उसमें क्या आपने उसमें पेनल्टी कुछ पे क्या अमाउंट भी बोलते चेंज हुई है, कितनी अमाउंट पे एप्लीकेबल अमाउंट? नहीं सर रहा। सर एक्ट में कोई चेंज हुई, थ्रेशोल्ड लिमिट तो वो तो एक्ट से आएगी, अभी इस साल राजदीप गोयल, बजट में आएगी राजदीप तो गोयल जी आएगी। मुरादाबाद, राजदीप गोयल जी मुरादाबाद से करेंगे सर, टीडीएस ले लीजिए सर। टीडीएस को ले लेता हूँ मैं सर, इसको मैं बंद करता हूँ, टीडीएस को पहले मैं टीडीएस को ले लेता जी। हूँ। एक सेकंड बस मुझे आप दे दीजिएगा, एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा। अंकित सभी जी, को नमस्कार। सर एक सेकंड, अजय सर एक सेकंड। प्लीज। अंकित जी, एक वेद मित्र हैं अलीगढ़ से, उन्होंने एक क्वेश्चन डाल जी। रखा है, कैश डिपॉजिट करना है, इनपुट एडजस्ट करते करके जो बचा है टोबैको इज नॉट सेम। एक सेकंड से मैं चैट पढ़ लेता चैट बॉक्स में है। हूँ। वो तो सर उन्होंने रिप्लाई दिया था सर उनका ना, अजय जी की जो क्वेरी थी उस पर रिप्लाई दिया उन्होंने वो। ठीक ठीक ठीक। अजय सर आप स्टार्ट कीजिए। सर दो तीन मैं डेफिनेशंस ले लेता हूं, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी तक जो 1961 इनकम टैक्स एक्ट से पढ़ते आए थे, हम दो वर्ड बहुत ज्यादा पढ़ते आए थे, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर को उन्होंने डिफाइन किया था सेक्शन 29 में, और प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया था सेक्शन 234 में। असेसमेंट ईयर टू सेक्शन सब 9 क्या बोलता था, मींस द पीरियड ऑफ द 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। और प्रीवियस ईयर टू सेक्शन 234 डील करता था प्रीवियस ईयर एज डिफाइंड इन सेक्शन 3। सेक्शन 3 डील करता था प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। दोनों की दोनों इंटरलिंक थे। फॉर न्यू बिजनेस एक क्लैरिफिकेशन था उसमें, फॉर न्यू बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेज फ्रॉम कमेंसमेंट डेट टू द 31 मार्च। लाइक मेरी कंपनी एंटिटी इनकॉर्पोरेट हुई है और उसने कमेंसमेंट बिजनेस का शुरू किया 1 ऑफ द जनवरी, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर मेरा जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक के पीरियड का रहेगा। असेसमेंट ईयर मेरा ऑब्वियसली वो सेम रहेगा, क्योंकि असेसमेंट ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर को लिंक था। अब इन्होंने दोनों डेफिनेशन को इनको रिमूव कर दिया है और हमें नया कंसेप्ट लेके आए हैं टैक्स ईयर। टैक्स ईयर को इन्होंने डिफाइन किया सेक्शन 3(1) में, जो 1925 इनकम टैक्स एक्ट है उसको उन्होंने डिफाइन किया सेक्शन 3(1), क्योंकि हर जगह अब ये इनकम टैक्स चालान, सब जगह चालान, टीडीएस वगैरह में अब एक ही वर्ड आएगा टैक्स ईयर। तो कंफ्यूजन प्रीवियस ईयर इनका, तो मेरे को लगता है इस बार हम लोगों को बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। जो 1 अप्रैल 2025 के बाद से हम लोग जो 1 अप्रैल 2026 के बाद से हम लोग जो टैक्स वगैरह जमा कराएंगे टीडीएस वगैरह, क्योंकि उसी से स्टार्ट हो जाता है। कुछ पीरियड हमारा प्रीवियस ईयर बेसिस पे आएगा अप टू 31 मार्च 2026, और जो 1 अप्रैल 2026 से प्रोविजंस अप्लाई होंगे, चाहे वो इनकम टैक्स में होंगे, एडवांस टैक्स में या टीडीएस में होंगे, टीसीएस में होंगे, वो मेरे टैक्स ईयर के कंसेप्ट में आएंगे। टैक्स ईयर को जो उन्होंने डिफाइन किया है, उन्होंने डिफाइन किया सेक्शन 3 सब क्लॉज 1। वो कहता है 12 मंथ्स पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द अप्रैल 1। सिंपल, बिल्कुल असेसमेंट ईयर की ऑलमोस्ट डेफिनेशन है, बट इसमें थोड़ी सी बिल्कुल वही है उसमें, और दे दिया जो प्रीवियस ईयर वाले कंसेप्ट था उसको दे दिया। उसको मैं रीड करता हूं, फॉर न्यू बिजनेस और प्रोफेशन अदर सोर्सेज फ्रॉम कमेंसमेंट डेट टू द मार्च 31। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को मर्ज करके उसकी एक सिंगल कंसोलिडेटेड डेफिनेशन बना दी है टैक्स ईयर, और इसको डिफाइन किया सबसेक्शन 3 सब क्लॉज 1। एसएससी का था, एसएससी को हम लोगों ने बहुत माइनर चेंजेस है, बहुत क्लैरिटी थोड़ी सी दे दी है। एसएससी तो जिसको वर्ड यूज हम करते थे, जो 1961 का मेरा एक्ट था वो डील करता था सेक्शन 2 सब क्लॉज 7। एन एसएससी इज एन पर्सन लायबल टू पे टैक्स और मनी अंडर द एक्ट। दिस इंक्लूड पर्सन अंडरगोइंग असेसमेंट प्रोसीडिंग फॉर इनकम, फ्रिंज बेनिफिट, लॉसेस, रिफंड ड्यू टू हिम और अदर पर्संस, person deemed to be the SSC under any other provision and those deemed to be SSC in default। अब इनकम टैक्स एक्ट 1925 में जो अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 26-27 स्टार्ट होगा, उसका सब सेक्शन दिया उन्होंने 211। उसमें उन्होंने क्या बोला है, एन एसएससी इज इन पर्सन लायबल टू पे टैक्स और मनी अंडर दिस एक्ट। दिस इंक्लूड पर्सन अंडरगोइंग असेसमेंट प्रोसीडिंग फॉर इनकम, लॉसेज और रिफंड ड्यू टू हिम। फ्रिंज बेनिफिट निकाल दिया, क्योंकि फ्रिंज बेनिफिट बहुत टाइम पहले अबोलिश हो चुका है, तो उन्होंने फ्रिंज बेनिफिट को एसएससी के डेफिनेशन से निकाल दिया है। For the assessment of any other person, income or loss sustained by the or refund due to any such person
पर्सन डीम्ड टू बी द एसएससी अंडर एनी एक्ट प्रोविजन, इसमें पहले भी ये डेफिनेशन थी, एंड दोज डीम्ड टू बी द एसएससी इन डिफॉल्ट। कैपिटल एसेट्स की अगर कहें तो मैं एक छोटा सा ले लूं डेफिनेशन, या उसको इसके ऊपर सीधे टीडीएस पे आ जाऊं? अभी पहले टीडीएस ही कर दीजिए सर। अभी जो मेरे एग्जिस्टिंग प्रोविजन था, मेजर को कवर कर रहा हूं मैं, सारे को कवर नहीं कर रहा सर। जो 1961 वाले एक्ट में था, सेक्शन 192 था जो मेरे को सैलरी को डील करता था, 194 था डिविडेंड को डील करता था, 194 है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अदर देन बोरोइंग दोनों अलग अलग होते हैं सर। 194 सी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, 194 डी इंश्योरेंस कमीशन, 194 एच कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, 194 आई रेंट, 194 आई पेमेंट और रेंट ट्रांसफर ऑफ द रेंट रिमूवल। पे थोड़ा सा रेंट पे थोड़ा सा आ रहा हूं सर, बता दीजिए। आ रहा हूं सर, अभी आ रहा हूं। उसे कॉरेस्पॉन्डिंग संडे इस सेक्शन को जाना, तो इस सेक्शन को, क्योंकि अभी जो है केवल इन्होंने सेक्शन चेंज किया है और एक मेजर चेंज किया इन्होंने, स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन लेके आए हैं। जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल होता था टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, उसमें एक स्पेसिफाइड पर्सन की आई है बस। ये बाकी सारे प्रोविजन ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है सर। डेफिनेशन में, एप्लीकेशन में किसी भी चेंज में चेंज नहीं है सर। 194 आईबी पेमेंट टू ऑफ रेंट बाय द सर्टेन इंडिविजुअल और एचयूएफ। 194 जे फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, जे को भी दो पार्ट में कर किया हुआ है इन्होंने। सैलरी का जो मेरा सेक्शन 192 था उसको उन्होंने कर दिया सेक्शन 392, और उसमें दिया सैलरी एंड एक्युमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉय। टीडीएस की सेक्शन 390 में, क्योंकि ये वाला जो इनकम टैक्स एक्ट 1925 है ये टेबुलर फॉर्म में आया है, तो उन्होंने 390 डेज में उसकी मेरी रेट दी है, पेमेंट टू रेजिडेंट, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, पेमेंट टू एनी अदर पर्सन और नो डिडक्शन एट सोर्स। सैलरी पे मैं आ जाता हूं। जो पुराना कंसेप्ट था, नया कंसेप्ट, नया सेक्शन है, और कंसेप्ट में कोई चेंजेस है या नहीं है। जो मेरा पुराना सेक्शन था, सेक्शन 192, वो क्या कहता था, बेसिक प्रोविजन क्या कहता था, डिडक्ट टीडीएस एट एनी टाइम पेमेंट ऑफ एट एवरेज रेट बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एक तो मेरा चेंज हो गया कंसेप्ट, तो जहां भी फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर था वो रिप्लेस टैक्स ईयर से हर चीज को हो जाएगा। जो सेक्शन 392 मेरा जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन आया है 192 का, जो सैलरी का टीडीएस का आया है, वो कहता है डिडक्ट टीडीएस एट टाइम ऑफ पेमेंट एट एवरेज रेट बेस्ड ऑन द टैक्स ईयर। मीनिंग देयर भाई, पहले भी मुझे पेमेंट के समय टीडीएस सैलरी पे काटना पड़ता था, और अभी भी मुझे नए एक्ट में भी मुझे उसी के अकॉर्डिंगली मुझे काटना पड़ेगा। केवल इसमें जो बेसिक परिवर्तन आया है, फाइनेंशियल ईयर की जगह मेरा टैक्स ईयर आ गया है। पहले सेक्शन में लैंग्वेज होता था परक्यूजिट which is not provided for by way of the monetary payment referred to in subclause 17 subclause 2। अब उन्होंने कर दिया नॉन मॉनेटरी perquisite chargeable to tax under section 17(1) and TDS shall be deducted। केवल क्लैरिफैक्टरी है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक उसमें मल्टीपल एम्प्लॉयर्स का जो आता था पहले, वो क्या करता, दूसरे वाले एम्प्लॉयर ने रिपोर्ट किया है या नहीं किया है उसको अपना एक सेपरेट दे देता था। इस बार उन्होंने क्या करा, एम्प्लॉयर शुड कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग डिडक्शन। पहले किसी एम्प्लॉयर से उसे सैलरी मिली हुई, किसी और से मिली हुई, कोई रिलीफ अंडर सेक्शन 150 रिलीफ जो हमें मिलती थी, अब वो सेक्शन 89 मिलती है, 157 में चले गए हैं। कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, पहले भी मुझे मिलता था। इनकम चार्जेबल तो अदर आउट का था, वो भी मुझे मिल सकता है। टीडीएस टीसी डिडक्टेड फॉर सेम फाइनेंशियल, अगर किसी टीडीएस मेरा और कटा, उसकी भी क्रेडिट मुझे, अगर जो मुझे मिलती है वो उसके फॉर्म 16 के लिए टीडीएस की लायबिलिटी के लिए उसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ सैलरी की। ईपीएफ विड्रॉल 50,000 से पहले था, अभी भी वही सेम ही है। उसका पहले 192 में आता था, दोनों उन्होंने 192 और 192 को मर्ज कर दिया है इन्होंने, अब ये सैलरी में पार्ट बना दिया है। रेंट पे आपने मुझसे कहा था, रेंट पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले 194 आई में जो दो कैटेगरीज थी हमारी, ये थोड़ा सा है, ये यहाँ इन्होंने टर्मिनोलॉजी को चेंज करा है। पहले कैटेगरी 1 हम डील करते थे एनी पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ, मीनिंग देयर बाय कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, ट्रस्ट, बीओआई, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी होते थे, ये सब लोग इसको कैटेगरी 1 में आते थे। कैटेगरी 2 होती थी मेरी, बिकॉज उसमें इंडिविजुअल एचयूएफ को कुछ लेवरेज दी हुई है कि आपकी अगर पिछले साल का टर्नओवर नहीं है तो आपको टीडीएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। हम लोग थोड़ा सा एक मिस्टेकन पार्ट क्या कर लेते हैं, अगर 44 एडी से इसको लिंक कर देते हैं कि मेरी पिछले साल 44 एडी ऑप्ट की थी,
इसलिए मेरे को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। क्लॉज ऐसा पहले भी नहीं था ना अभी है। पहले भी ये क्लॉज था, अगर लास्ट ईयर का इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर का आपका टर्नओवर जो 44A ऑडिट्स के लिए, बेसिक ऑडिट्स के लिए डिफाइन करता है, जो 1 करोड़ रुपए मेरा बिजनेस के लिए है, 50 लाख रुपए मेरा प्रोफेशन के है। अगर मेरा टर्नओवर उससे कम रहता है तो मुझे इंडिविजुअल और एक्चुअल को एक इम्यूनिटी टाइप की एग्जामिशन था, मुझे टीडीएस कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं। बट कुछ कंप्लायंस थे, वो चाहे वो उसमें हो या नहीं, जैसे 194 आई प्रॉपर्टी का परचेज या सेल्स का ट्रांजेक्शन भी था, कॉन्ट्रैक्टर 50 लाख से था, वो उस केस में भी लगता था। लेकिन जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते थे हमारे, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को 194C है, 194J है, तो ये इनमें मेरे को थोड़े से रिलैक्सेशन मिल सकता था। अब इन्होंने क्या चेंज करा है, पहले हम पुराने एग्जिस्टिंग को देख लेते हैं। पहले 2 कैटेगरी थी, एनी पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ। अब उसको कर दिया पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। दूसरी थी इंडिविजुअल एचयूएफ, टोटल सेल्स ग्रॉस रिसीट टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ इन केस ऑफ द बिजनेस और 50 लाख रुपीस इन केस ऑफ द प्रोफेशन। अब कर दिया उसको स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन की सेक्शन मैंने आपको बता ही दिया। स्पेसिफाइड पर्सन में क्या हुआ, इसको इन्होंने डिफाइन किया, सेक्शन दिया इसको 402 सब क्लॉज 37। एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ मीनिंग देयरबाय कंपनी बी इंडिविजुअल एचयूएफ, टोटल सेल्स ग्रॉस रिसीट्स टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ इन केस ऑफ द बिजनेस, 50 lakhs receipts in case of the profession. So during the tax year, immediately preceding the tax year, which sum is credited or paid. अगर मेरा पिछले साल का टर्नओवर इस थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर जाता है, मैं 44AD ऑप्ट करूं, 44AD ऑप्ट करूं या कोई भी प्रेजेंटिव सब्ट्रैक्शन ऑप्ट करूं, मेरे को इसकी टीडीएस की लायबिलिटी मेरी आ जाएगी, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए भी। कैटेगरी में क्वेश्चन डिडक्टिव में रेजिडेंट के ऊपर हम आ जाते हैं। जो फर्स्ट था टाइम ऑफ डिडक्शन, पहले भी यही था पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज एज अभी भी वो सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आए हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट था, जो अब हम रेंट की जैसे बात करें तो उन्होंने चेंज किया था, जो मेजर चेंज किया था उसमें एक वर्ड डाल दिया था कि उसको हम ईयरली लिमिट से कभी कंफ्यूज नहीं है। रेंटल के ऊपर 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अगर किसी भी मंथ में मेरी लाइबिलिटी 50,000 से ऊपर हो जाती है तो मुझे उसकी टीडीएस की लाइबिलिटी 194I में मेरी आ जाती है। उससे पहले के जो प्रोविजन थे 2,40,000 के थे, ईयरली पे चलते थे, वो जो मेरे रेंटल के थे, उसमें उन्होंने से उसको खत्म करके, क्योंकि ये लास्ट अमेंडमेंट हो गया था, ये 2024 में अमेंडमेंट आ चुका था, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं। अगर इसमें कोई इशू है तो मेरे को आप बताइएगा। तो इसमें ये था कि जैसे मान लो अगर हम 3 महीने की पेमेंट इकट्ठी करते हैं, वैसे हमारी मान लो 20,000 रुपये पर मंथ है, हमने 3 महीने की इकट्ठी पेमेंट करी, 60,000 रुपये हो गई, तो क्या हमें उस मतलब उसका टीडीएस काटना होगा? क्योंकि उसमें बेसिक कंडीशन थी कि 50,000 पर मंथ उसका होना चाहिए, उसका रेंटल जो है 50,000 रुपए पार्ट ऑफ द देयर ऑफ होना चाहिए। क्योंकि मेरा इस केस का नहीं है। पार्ट ऑफ देयर का मतलब क्या है, मैंने 16 दिन का पेमेंट करा और वो 26,000 रुपए दिया, लेट्स से कैलकुलेशन पर्पस के लिए, बिकॉज उसका क्रॉसअप करने से मेरा रेंटल 50,000 से ऊपर हो जाता है और मेरी टीडीएस की लायबिलिटी आ जाती है। आपने जैसे कहा, मैं उसका दूसरा और देता हूं, मैंने पूरे साल का रेंट 11 महीने का 1 दिन एडवांस दे दिया, या मैंने पूरे 12 महीने का एडवांस ही, मेरा 5,000 रुपए महीने था, 5,000 रुपए महीने था, 10,000 रुपए महीने था, 20,000 रुपए महीने था, और मैंने 2,20,000 महीने से लेट से 2,40,000 रुपए दे दिया, मेरे ऊपर टीडीएस की कोई लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज मेरा पर मंथ का जो लायबिलिटी थी, पर मंथ मेरा 50,000 से कम था। सेक्शन मैंने इसका आपको सेक्शन इसका पहले 194 आई होता, अब इन्होंने इसका नया सेक्शन 393 दे दिया है, और रेजिडेंट के लिए सेक्शन चेंज हो गया सर। सेक्शन तो सारी चेंज हुए, सैलरी के बाद से तो सारी चेंज हो गए। तो इसका रेंटल 194 आई की जगह उन्होंने इसका पूरा सेक्शन ही दे दिया, सेक्शन 393 सर। एक उन्होंने चेंज और करा था, जो इंडिविजुअल्स वगैरह जो इनकी बिजनेस नहीं था और जो उसका नहीं होता था, उन्होंने टैक्स रेट उन्होंने 2% लास्ट ईयर ही कर दी थी। जो पर्सनल रेंटल्स पे हम लोग लेते थे उसकी हम लोग लास्ट ईयर ही उन्होंने कर दी थी, वो 2% सभी के लिए हो चुकी। जो नॉन बिजनेस के होती थी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए लेते थे, उसमें 50,000 पर मंथ की लिमिट लगेगी और उसके ऊपर 2% टीडीएस काटा जाएगा। और थर्ड कैटेगरी इन्होंने लास्ट ईयर भी कर दिया, पहले से ही चला रहा है वो, जो स्पेसिफाइड पर्सन, अगर स्पेसिफाइड पर्सन मतलब जिसके टर्नओवर इंडिविजुअल और एचयूएफ में 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर है, या
एचयू या सॉरी कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, इन सब में मशीनरी वगैरह के जो परचेज हायर किराए रेंटल पे लेते थे, उसमें ये रेंटल के रेट जो थी 2% थी, लैंड बिल्डिंग के ऊपर 10% थी, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स के ऊपर 10% थी। इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आती है कि एक कंपोजिट पेमेंट्स, कंपोजिट सर्विसेज जाते हैं तो वो 94C में जाएगा या आई में जाएगा, उसको मैं अभी नहीं ले रहा, वो टेक्निकल इश्यू है, कभी आप कहेंगे उसको मैं ले सकता हूँ, है ना, उसको मैं ले सकता हूँ। वन नाइनटी फोर जे में मेरे हिसाब से वैसे टाइम हो गया, 194 जे का एक छोटा सा मैं वो ले लेता हूँ। 194 जे था मेरा पेमेंट टू प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज, 10% की और 2% की रेट थी। जो टेक्निकल को डिफाइन किया था सेक्शन 9 में, उन्होंने टेक्निकल सर्विसेज को डिफाइन किया था, तो मेरी 2% रेट लगती थी, रेस्ट सभी केसेज में 10% की टैक्स लगती थी। उसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन जो 194 जे का था, नया सेक्शन आया सेक्शन 393, और उसका जो सेम था, सेम जो मेरी एप्लीकेबिलिटी मेरी 194 जे की आती थी, एज इट इज रिप्लेस होकर सेक्शन 393 में आ चुकी है। 393 तो आपने रेंट का भी बताया ना? टेबल सर, वो टेबल बन गई है ना सारी, अच्छा, टेबल बन गई। टेबल बनकर टेबल आ गई ना सारी सर, स्पेसिफाइड सेक्शन 402 में दिया और बाकी सारी टेबल मेरी बन गई है। टैक्स रेट 10% और 2% ही है मेरी, और वही चलेगा। नो डिडक्शन का सेम चलेगा जो स्पेसिफाइड पर्सन का हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। टेक्निकल सर्विसेज का था जो सेक्शन 9 में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, और प्रोफेशनल सर्विसेज इसको क्योंकि हमने डेफिनेशन को स्किप कर दिया, प्रोफेशनल सर्विसेज को उन्होंने पहले सेक्शन 2 में डिफाइंड होती थी जनरली डेफिनेशन, अधिकतर डेफिनेशन, बट इस बार सेक्शन उन्होंने प्रोफेशनल सर्विस को उन्होंने टीडीएस के परमिट से सेक्शन 402 सब क्लॉज 28 में उन्होंने दिया है। Professional services means services rendered by a person in the course of carrying on legal, medical, engineering or architectural profession, or the profession of accountancy, or the technical consultancy, or interior decoration, or advertisement, or any other such profession as may be notified the board for the purpose of this section or of the section 62. पहले भी कुछ सेक्शन और नोटिफाइड थे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोटिफाइड कर दिया गया था। फिल्म आर्टिस्ट को उन्होंने एक जो फिल्म होती है, कोई समय उसका नाम भूल रहा हूँ, एक फिल्म होती है, उस फिल्म में अगर कोई पार्ट एक्टिंग करता है या उसके लिए कोई गाने गाता है, तो उसमें भी 194 जगह प्रोफेशनल वाले उसके कंपोनेंट लगते थे, सेम इसमें वही दे दिया है। और 2% का जो टीडीएस है उसको थोड़ी सी रिबेट दी गई है 10% की, जिससे मिक्सअप नहीं हुए, क्योंकि 10% उनके पास भी टीडीएस जाता है, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा थी। वो उन्होंने सेक्शन 9 में पहले उन्होंने सेक्शन 9 में डिफाइन किया है, पहला सेक्शन 9 में था, अभी भी है। Fees for technical services means any consideration, including any lump sum consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services, including the provision of services of technical or other personnel, but does not include consideration for any construction, assembly, mining or like project, which would be income recipient chargeable under the head salaries. टीडीएस कमीशन सेम है, 2% उसकी लिमिट हो गई, थ्रेशोल्ड लिमिट 20 आ रही है, ये 2024 में हो गई थी, अभी भी सेम है। तो मेरे को लगता है कि सर का टाइम हो चुका है। पेनल्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि आजकल बहुत सारे असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुके हैं, और नॉर्मली विद इन 30 डेज हमें 270 का टू अगर कोई भी एडिशन हुआ है तो 270 तो इनएविटेबल है, वो आता ही आता है। सर को, अब जितेंद्र सर को उसको सुनते हैं, और कुछ इश्यू होगा तो बाद में ले सकते हैं सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू। मैं आज के जितेंद्र सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ सर। सर वेलकम। और आपके से परिचय के लिए मैं छतरपुर मध्य प्रदेश के श्री शैलेश विश्वकर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले सर का परिचय दे दें, फिर सर हम स्टार्ट करते हैं। शैलेश भाई। मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। शैलेश भाई अनम्यूट कर लीजिए अपना आपको। यस सर, सभी को नमस्कार। मैं शैलेश विश्वकर्मा, छतरपुर मध्य प्रदेश से, और आज मैं आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी का परिचय आपके सामने रखने वाला हूं। और उसके पहले मैं ये कहूंगा कि हम पिछले हफ्ते एक सेमिनार में गए थे, जो आदरणीय संतोष कुमार दुबे जी द्वारा, जो सागर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया था, और बहुत अच्छा सेमिनार था। वहाँ पर हमने अच्छे अच्छे
दो चार वक्ताओं को सुना, जिनमें हमारे प्रिय अभिषेक राजाराम जी भी थे और श्री अभिषेक जैन जी थे, जो उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया है कि वो जब हमारा बजट आ जाएगा उसके उपरांत वो हमारे बीच में आएंगे। तो ये जरूर हम आपको बताएंगे। और आज हमारे पास एक बड़ा क्लिष्ट और कठिन विषय है, धारा 270 इनकम टैक्स की। और आज हमारे बीच में जो वक्ता हैं, जो हमको समझाने वाले हैं, जो हमको समझाने वाले और कहते उस चीज से निपटा जाए उसके बारे में बताने वाले हैं, आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी, जो मुंबई से पधारे हैं आज हमारे बीच में। उनका परिचय आपके सामने है। आपने महाराष्ट्र मुंबई विश्वविद्यालय से एलएलबी का सफलतापूर्वक पास आउट किया था। उसके बाद आपने मुंबई विश्वविद्यालय से बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा में पंजीकरण हुआ 23 दिसंबर 2006 को। आपका जो विशेषज्ञता का जो क्षेत्र है वो है डायरेक्ट कर, यानी कि प्रत्यक्ष कर। इसमें मुकदमेबाजी और परामर्श सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और ट्रांसफर प्राइसिंग, इससे आपके पास बड़ी विशेषज्ञता है। आपने जब कार्य करना प्रारंभ किया, जब वो पास हुए, तो 2003 से 2006 तक हरि भक्ति एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में आप काम करते रहे, ग्लोबल टैक्सेशन डिवीजन के सहायक के रूप में। आपका काम था कि आप आय का कर तैयार करें और उसको दाखिल करें, असेसमेंट कराएं, कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले जो ड्राफ्टिंग है वो तैयार करें। इसके अलावा जो आपके वरिष्ठ अधिवक्ता थे वो उसके सामने अपनी अपीलों को ब्रीफ करते थे, ताकि वो उसको अधिकरण में जाकर समझा सकें। आय का आयुक्त और माननीय न्याय अधिकरण में आपने काम मुंबई के समक्ष सुनवाई करी है। और इसके अलावा आप इसके बाद 2006 से 2017 के मध्य में के गोपाल अधिवक्ता हैं, उनके चैम्बर में काम करते रहे। उसमें आपका जो मुख्य कार्य था वो था प्रत्यक्ष कर, अंतर्राष्ट्रीय कर और कॉर्पोरेट मुकदमेबाजी का संचालन करना। उसके अलावा विभिन्न जटिल आयकर मुद्दों पर अपने क्लाइंट्स को सलाह देना, विभिन्न अपील मंचों के समक्ष उनके सफल बचाव के लिए क्लाइंट के लिए कार्य योजना तैयार करना। इसके बाद आप 2017 से आज तक स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और आपका मुख्य कार्य माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अपने अपीलों को प्रस्तुत करना, आयकर अपीली अधिकरण के समक्ष अपने मुकदमे रखना, विवाद समाधान पैनल और आयकर आयोग के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय कराधान, अपील, ट्रांसफर प्राइसिंग और प्रत्यक्ष ठगी के मुकदमेबाजी में आपका सहयोग है। कराधान से संबंधित विभिन्न जटिल मुद्दों पर क्लाइंट को अपनी कानूनी राय देना, विभिन्न अपील न्यायाधिकरण समितियों के समक्ष क्लाइंट्स को सफलतापूर्वक प्रदर्शन देना। इसके अलावा जो आपने किताबें लिखी हैं, चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट की पत्रिका में आपने उच्च न्यायालयों के हर निर्णय पर एक मासिक प्रकाशन करते हैं, जो हर महीने जो न्यायालय आते हैं उसके विषय में लिखते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के जर्नल में ये सलाह का सार लिखते हैं। आईसीआई से संबंधित विभिन्न अध्ययन समूह के लिए जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके लिए सेमिनार और बैठकों का संचालन करना। इसके अलावा आप बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र ला के सदस्य हैं। अपीलीय आयकर अपील न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन मुंबई के सदस्य हैं। चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट मुंबई के भी सदस्य हैं और AIFTB मुंबई जोन के भी आप सदस्य हैं। ये तो आपका परिचय था। आदरणीय जितेंद्र सिंह जी पिछले 10 मिनट से हमारे बीच में हैं और काफी शांति और सब्र के साथ बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं हम सभी को। तो अब उनसे निवेदन है कि वो अपना आज का उद्बोधन प्रारंभ करें। आदरणीय जितेंद्र सिंह। Thank you so much, Vishwakarma ji, for your kind words. I hope I am audible. जी सर। Okay. So, first of all, good evening to all my professional friends. It is indeed a pleasure to be amongst you all on this beautiful Saturday to discuss the provisions of Section 270 capital A, which is levy of penalty in the case of this misreporting and underreporting of your income. Now, friends, when we talk about penal provisions, why there was a need to have 270 capital A of the Act when there was already a penal provision existing, that is 271. The need for this new section was because there was, I know most of you must be aware now, assessment proceedings are being finalized through faceless assessment scheme, that is 144B. In that, various additions and disallowances are made. Sometimes you request for some opportunity of being heard. Sometimes you upload the document. Sometimes
documents uploaded by you are not looked into by the assessing authorities, you don't have any other mechanism other than to file an appeal before the higher authorities. But at the same time, when the assessment orders has been passed, the consequence would be to levy penalty. Earlier, if you remember, the penal provisions were contained in section 271(1)(c), that is for concealment of income or furnishing of inaccurate particulars of income. But there was no guidance what could be the concealment of income and what could be the furnishing of inaccurate particulars of income. So the need of new section in 270 capital A was to have a clarity on the provisions of Act. What would be your unreported and underreported income? What constitute your misreported of income? That is what the need, and that is why the Finance Act 2016 has inserted this provision, that is 270 capital A of the Act. Now, with this brief background, we will now go ahead and we'll discuss. Friends, this penal provisions, when it is inserted by Finance Act 2016, at that same time, there was insertion of subsection 7 in earlier provisions of 271, which says that the earlier provisions of 271 is not operative or stop being operative from 31st March 2017. So the new provisions which has come into existence on 1st April 2017, that is from assessment year 17-18 onwards, is applicable for initiation and levy of penalty proceedings as far as Income Tax Act is concerned. Now, what are the some major differences? Why this 270(1)(c) and 270A is brought into the statute book? The major difference was earlier, if you remember, the assessing officer, while determining your quantum of penalty, was he can levy up to 100%, from 100% to 300%, depending upon your quantum of guilt. Now, in amended provisions in 270 capital A, there is two criteria. One is underreported income. Second is misreported your income. Now, underreported of income may invite 50% of your penalty, and misreported provisions provide for 200% of penalty on misreported income. Now, there is earlier no discretion given to the assessing officers. They have to levy between 100% and 300%. Now, there was a discretion given to the assessing officer earlier to levy penalty 100% or 300%. Here, in this case, there is no discretion at all. If the assessing officer makes out a case that there is an underreported income, then he has to levy penalty at the rate of 50%. And if he has made out a case that there is misreporting of an income, he has to levy 200% of your misreported income. So there is no discretion in the new act, in the new provisions. Now, earlier, if you remember, there is no provision for exclusion, whether penalty can, in some circumstances, can be levied or not levied. However, in the present scenario, as per the provisions of section 270 capital A bracket 6, there are certain instances when, if the assessing officer justifies his case to the satisfaction of the assessing officer may, at his discretion, can not levy the penalty also. So there is a provision for that also. Earlier, it was not there. Now, earlier, there is no immunity provided to the assessee for levy of penalty. Whereas in the present scenario, there is a provision of 270 capital AA, wherein if I satisfy certain conditions, I can make an application to the concerned authority, and the concerned authority, after going through my application, and if he satisfies, he may grant me immunity from levy of penalty. Earlier, friends, there were no circumstances which may define what constitutes concealment of income or what constitutes furnishing of inaccurate particulars of income. So there is no there were no
explanation provided. Whereas in the present scenario, the nature and circumstances is clearly guided in 270 A of the Act. And therefore, the new Act, which has been introduced in the statute book, is for the purposes of levy of penalty, but with a clear picture. Earlier, it was not there. So now with this, may I request turn to page section 270A bracket 1, that is subsection 1 of that. Now, who can levy the penalty and when can levy a penalty? Penalty can be levied in the new provisions by the AO, that is assessing officer, or Commissioner of Income Tax Appeals, or CIT, or Principal CIT, may, during the course of any proceeding under this Act, direct that any person who has underreported his income shall be liable to pay a penalty in addition to tax. Now here, the important word is may. The legislature, in its own wisdom, has put the word may instead of shall. So that means the penalty proceedings, levy of penalty, is not automatic, but it can be depend upon certain circumstances of the case. Honorable Mumbai Tribunal, in the case of Saltwater Studio, in 157 taxman.com 749, they have clearly said that the use of word may instead of word shall in section 270A subsection 1 makes clear the intention of the Parliament that levy of penalty under section 270A is not mandatory or automatic. The section gives discretion to the officer concerned whether or not to levy penalty even if all the other conditions for such levy are satisfied. So now it is not automatic, it is not it is at the discretion. Further, this satisfaction for levy of penalty has to be whether I am guilty of underreporting or misreporting of my income has to be mentioned in the assessment order itself. If the satisfaction is not clearly mentioned, then penalty order passed by the concerned authority may be quashed. That is what it has been held by Raipur Tribunal in the case of Srimati Saroj Srivastava versus ITO, 164 taxman.com 1409. Now, if we will see what constitutes section 270A subsection 2, what is underreporting? Underreporting has been defined to mean a person shall be considered to have underreported his income, and there are certain criteria, like the income assessed is greater than the income determined in the return processed under clause A of subsection 1 of section 143. So if my return is filed and my return is processed under 143(1)(a) and subsequently assessment order has been passed, so the if income is assessed is greater than the income determined, in that case the penalty proceedings cannot be levied with respect to the income determined under 143(1). Only with respect to the 143(3) it can be said to be underreported income. Now, B, the income assessed is greater than the maximum amount not chargeable to tax, where no return of income has been furnished. C, the income reassessed is greater than the income assessed or reassessed immediately before such a reassessment. The amount of, so there are certain criteria which has been mentioned in subsection 2 of section 270 capital A, on fulfillment of which it can be said that there is an underreported of income. Now, subsection 3 provides for what is the quantum of my underreported income. In the case where return has been furnished, difference between the assessed income and amount of income determined under section 143(1) would be my quantum of underreported income on which penalty under section 270 capital A can be levied. If there is no returned income has been filed, then in such scenarios, in case of a firm, company or local authorities, assessed income is the income which has to be considered as underreported income on which
penalty is liable to be levied under section 270 capital A of the Act. And in any other case, difference between the assessed income and maximum amount not chargeable to tax would be the income considered to be underreported income, on which penalty under section 270 capital A of the Act can be levied. Now, in cases where there is the effect of reducing loss or converting loss into income, difference between the loss claimed and the income or loss as can be assessed or reassessed can be considered as underreported income, which may invoke the provisions of section 270 capital A of that. Friends, you may aware earlier there was a decision of Honorable Supreme Court in the case of VirtualSoft 289 ITR 83, wherein the Honorable Supreme Court, after considering the amendment made in explanation 4 to section 271(1)(c) of the Act, they say, in the absence of any positive income, penalty provisions are not applicable. Subsequently, the Supreme Court has considered this decision in the case of Gold Coin Health Food 304 ITR 308 and said that amendment is clarifactory and therefore retrospective in operation, and in the absence of any positive income also, but when there is a reduction in loss from your returned income, that may also invoke penalty provisions. So, to that effect, the newly inserted provisions of section 270A3 has clearly made out a case. In such scenarios also, penalty provisions can be invoked. And in any other case, difference between the amount of income reassessed or recomputed and the amount of income assessed, reassessed or recomputed in a preceding order can be considered to be underreported income, on which penalty provisions can be levied. And then there is a calculation formula is also provided, A minus B plus C minus D, and A is equal to the total income assessed as per general provisions of the Act, and B is equal to the total income assessed as per general provisions of the Act less the amount of underreported income. So there is a formula provided how you can compute your underreported income while levying the penalty under section 270 capital A of the Act. Then subsection 4 and 5 deals with intangible additions. This subsection 4 is somewhat similar to erstwhile explanation 2 to section 271(1) and provides that where the source of any receipt, deposit, or investment in any assessment year is claimed to be an amount added to income or deducted while computing loss, as the case may be, in any preceding assessment year, and no penalty was levied in such preceding assessment year, then the underreported income shall include such amount as is sufficient to cover such receipt, deposit, or investment. For example, suppose the assessing officer has found an unexplained expenditure or unexplained investment of rupees 1 crore in assessment year 2017 and 18, which the assessee explained to have made out of earlier intangible additions of rupees 1 crore 50 lakh, and he has explained that in assessment year 2015-16 there was intangible income of 50 lakh rupees. In 13-14 there was 70 lakh rupees, and 12-13 30 lakh rupees. In such scenario, no further addition can be made in assessment year 17-18 towards unexplained investment because it has already been explained, as source of the same is duly explained out of the earlier intangible additions. However, penalty will now be initiated on the earlier intangible additions in the chronological reverse manner, starting from assessment year 2016-17, unless and until the amount of unexplained investment found in assessment year 17-18 is fully covered up. So penalty in that scenario for assessment year 15-16 would be 50 lakh, penalty in AY 13-14 would be 70 lakh, and penalty in 12-30 would be around 20 lakh, that is balance amount. Now, subsection 5 of section 270 capital A specifies the amount for the purposes of subsection 4 shall first be from the immediately preceding assessment year, and then from the year preceding that, and so on. That is what the illustrations which I have just given. Now, there are exceptions. My lord,
exclusions from the scope of underreporting. In certain scenarios, there are, as provided in 270A6, where the assessee satisfies certain conditions. Then in that scenarios, penalty under section 270 capital A cannot be imposed upon the assessee. Now, what are those scenarios? Where explanation is offered by the assessee that the amount of income in respect of which the assessee offers an explanation and the AO, CIT or PCIT or CIT is satisfied that the explanation is bona fide and the assessee has disclosed all the material facts to substantiate the explanation offered. In that scenario, penalty under section 270 capital A cannot be said to be levied for underreporting of your income. And where the additions are made on estimated basis, like bogus purchases, which you must be aware, in Bombay High Court, they have upheld in some cases. And Supreme Court has also, Kanak Impacts and one more, Supreme Court has rejected the SLP. In such cases where the bogus purchases or additions are made on ad hoc basis, in that scenarios, whether the penalty under section 270 capital is levy or not, in that scenarios, the amount of underreported income is determined on the basis of an estimate if the accounts are correct and complete to the satisfaction of the AO, CIT or PCIT, as the case may be. But the method employed is such that the income cannot properly be deduced therefrom. In that scenario, there cannot be a penalty levied under section 270A. Now, another one, the amount of underreported income is determined on the basis of an estimate, that is estimated additions, if the assessee has on his own estimated a lower amount of addition or disallowed on the same issue and has included such amount in the computation of his income and has disclosed all the facts material to the addition or disallowance, in such scenario also, section 270 capital A cannot be invoked. Then whether ALP were determined by the assessing officer with respect to your international transactions, in such scenarios whether penalty provisions can be invoked, that has been also provided. The amount of underreported income is represented by any TP additions made in conformity with the ALP determined by the TPO, where the assessee has maintained information and documents as prescribed under section 92D, declared the international transaction under chapter 10, and disclosed all the material facts relating to the transaction. In those circumstances also, penalty under section 270 capital A cannot be levied. Now, in such cases covered by 270 AAB also, there are three criteria, if I may just inform you. Under 271 AAB, the first criteria is if during the course of search, assessee has explained the nature and source. In those circumstances, penalty can be levied only up to 10%. And if this during the course of search and survey, assessee could not be able to explain the nature and source, then in those circumstances, penalty can be levied up to 20%. And if other case not referred in A and B, then penalty provisions are applicable for 60%. So in those circumstances where undisclosed income is referred to in section 271 AAB of the Act is mentioned, in those circumstances also, except 271 AAB, penalty under section 278 is not applicable for underreporting of your income. Now the question arises, what would be the amount of penalty which can be levied on the assessee for guilty of underreporting of his income? The amount of penalty as per the provisions of section 270 capital A7 would be 50% of tax payable on underreported income. That is only 50% and not more than that. Earlier it was up to the on the whims and fancies of the assessing officer, the concealment income or furnishing of inaccurate particulars income, the penalty would be leviable from 100% up to 300% in some cases. Now, if you will see subsection 8 of section 278, though this section provides for misreporting of your income, where you are held guilty of misreporting of your income, then provisions of subsection 6 would not be applicable to you, and you cannot claim any exclusion from penalty provisions if there is a
guilty of misreporting of your income. Then there are certain cases of misreporting that is provided in subsection 9 of section 270 capital A. Those are misrepresentation or suppression of facts, failure to record investment in the books of account, claim of expenditure not substantiated by any evidence, recording of any false entry in the books of accounts, failure to record any receipt in books of account, having a bearing on total income, and failure to report any international transaction or any transaction deemed to be an international transaction or any specified domestic transaction to which the provisions of Chapter 10 apply. In all these 6 cases, which has been provided in subsection 9 of section 270 capital A, you will be held guilty of misreporting of your income, and you are liable to pay 200% on this penalty. Now, whether sometimes friends, assessees claim that they are making a claim of deduction or expenditure on the basis of certain opinion. In those circumstances, you can whether the penalty you can be held guilty of misreporting of your income, and penalty can be levied. Friends, there is a Chennai tribunal decision in the case of Miss Kanappan Vijaya Lakshmi, 157 taxman.com 748, wherein it has been held that claim for an expenditure, deduction, or exemption made on the basis of a legal view, which is not prima facie baseless or suspicious. In such a case, the charge of misreporting will not be sustainable despite the disallowance made by the AO. Now, what are the quantum of misreporting of income? That is provided in subsection 10 of section 270 capital A, where no return of income has been furnished and the income has been assessed for the first time. In those cases, the amount of tax calculated on the underreported income has increased by the maximum amount not chargeable to tax, as if it were the total income, where the total income determined under section 143(1)(a) or assessed, reassessed, or recomputed in a preceding order is a loss. The amount of tax calculated on the underreported income as if it were the total income. In other cases, determined as per the formula x minus y, and they have given certain x is equal to amount of tax calculated on the underreported income as increased by the total income determined under section 143(1)(a) or assessed, reassessed, or recomputed in the preceding order as it were the total income, and y is equal to amount of tax calculated on the total income determined under section 143(1)(a) or assessed, reassessed, or recomputed in the preceding order. So there are certain formula they are provided in subsection 10 of section 270A for the purpose of calculating the quantum of misreporting of income. Now, friends, as I have said earlier, there were no immunity provided to the assessees where the you are held guilty of levy of concealment, guilty of concealment of your income or furnishing of inaccurate particulars income. So in those cases, you have only have an opportunity to file, remedy to file an appeal before the higher authorities by way of an appeal to the CITA and afterwards ITAT and High Court. But in the amended provisions, friends, they have provided for that immunity in section 270 capital A of the Act. Certain conditions has to be fulfilled before making an application, that when the assessment order has been passed and the 156 demand notice has been issued, the assessee has to pay the demand. If you remember, in 156, there is a period of 30 days within which we have to pay the amount of demand raised by the department. So that before that date of 30 days gets over, the assessee has to pay the demand with interest and with interest, so as to eligible for making an application under 270 capital AA. Secondly, the assessees were not has not filed any appeal against the assessment order before the Commissioner of Appeals, and there were you have to make this application within 1 month from the end of the month in which 143(3) or 147, that is assessment order
or reassessment order whenever it has been received, and you have to file a form and a manner which has been prescribed. On receipt of this application filed by the SSE, the AO has to ascertain whether payment has been made, payment of taxes and interest has been made as mentioned in 156, whether time limit for file appeal under 249(2) has been expired or elapsed, and where if there is a guilty of misreporting. If there is a guilty of misreporting, then we are not eligible for claiming immunity under 270AA of the Act. Only in the cases of underreporting, we can make an application under section 270 capital A Act. On receipt of this and on verification of this, the AO has to pass an order accepting or rejecting my application within a period of 3 months. Earlier it was 1 month. Now from 2024, the date of 2 months has been expanded to 3 months, substituted by Finance Act 2025 with effect from 1/4/2025. Earlier it was 1 month. Now it has been changed to 3 months. Now the order passed by the assessing officer is final. You cannot challenge this order of 270 AA subsection 4. Once the application under section 270 capital A is accepted, no appeal under section 246A or revision application under section 264 shall be accepted against the assessment or the reassessment order. Friends, sometimes assessee files this, they can take a liberty after making an application for immunity from levy of penalty. They may go to appeal or revision application under 264 to cover out that they have made a specific that after you make an application and your application is accepted for non-levy of penalty, subsequently you cannot challenge that assessment order or reassessment order in appeal or revision proceedings. Now, in case of rejection, an opportunity of hearing may be provided, and assessee can file an appeal against the assessment order. If your application is rejected, this immunity application filed before the concerned authority is rejected, then time limit from filing your application under 270 capital AA until the time you receive an order from the assessing officer rejecting your application shall be excluded from the limitation as provided under 249(2) of the Act. Now, there is a circular by the CBDT that you cannot, file an application in piecemeal basis. You have to make an application for entire assessment order, because suppose an assessment order has been passed and there are 4 additions which has been made in the assessment order. 2 additions, those are covered by the decision of Supreme Court. 2 additions which are ad hoc adjustment or ad hoc additions or disallowances. So on that, if you consider to file your application for seeking an immunity of 270A, then you have to file an application for entire assessment order and not only on those issues which you think that it is against the SSE and may go against the SSE, that is ad hoc additions. In similar circumstances which I had filed an appeal in a case, I had appeared before the Honorable Bombay High Court. Therein what has happened, I had filed my returns. The returns were accepted and thereafter an addition was made. And that addition was made leaving certain, not enough addition, MAT credit was there. After adjustment of MAT credit, only hardly amount of 56,000 or something was remained to be payable. I paid that amount when I received the assessment order within 30 days. And after making that payment, I opted for 270 AA. The CIT, that concerned officer, has rejected my application, stating that you cannot take the benefit of 270, that MAT credit, while computing your tax liability as far as 270A of that. You have to pay this thing in entirety. I challenged that in 264.
264, the CIT has rejected my application, and I had filed an writ petition before the Honorable Bombay High Court. Under CIT, why they have CIT has rejected? CIT said that 270 AA4 cannot be challenged. It is final. Assessing officer's order is filed. You cannot challenge in revision proceeding as per section 270 AA 5 of the Act. So I made an writ petition before the Honorable Bombay High Court. Honorable Bombay High Court accepted my case, and they have relegated to the assessing to the learned CIT to determine my case freshly, and they have held in their operative parties that when order under section 270A4 is passed, that can be challenged before the higher authorities. And the order of Honorable Bombay High Court can be found at Harin Textiles Private Limited, 132 taxman.com, 39 Bombay. Now, friends, when now this 271(1)(c) is over, now what has happened to the already settled issues? Whether they are again to be determined in 270A, or those issues which are already settled in 270(1)(c) proceedings can be helpfully taken care of. Now, earlier, if you remember, the assessing officers were issuing notices under 270(1)(c), review section 274, without striking of the particular limb, whether I am held guilty of concealment of income, or I am held guilty of furnishing inaccurate particulars of income. After so many litigations, finally it has been settled, and SSA Emerald Honorable Supreme Court has held that if the assessing officer fails to specify the charge against which I am held guilty of, then the penalty order is not valid. Same analogy can be taken out here also. If the CIT, if the concerned officer while levying the penalty has not satisfied why the provisions of while levying penalty under misreporting, if he has not specified under which clause of misreporting I am held guilty of, then in those cases I may not be held guilty of, and penalty orders may be quashed. Certain orders are there which can be taken care of. GR Infra Projects versus ACIT, 158 taxman.com, page 80, Rajasthan High Court. Therein, the Honorable Court has held that if penalty is initiated for misreporting, then it is necessary to specify the clause under section 270A, subsection 9. Failure of the same clause makes the penalty order vitiated. And also, Chambal Fertilizers versus CIT, 158 taxman.com, 184 Rajasthan. Honorable Rajasthan High Court has held that no question of misreporting where the assessee has voluntarily filed fresh computation to buy peace of mind and to avoid litigation. Now, in case of additions made on estimated basis, whether 43CA, whether in those cases I am held of misreporting, that is Jai Balaji Business Corporation versus ITO 147 taxman.com, 333 Pune Tribunal. Therein they have said addition made under section 43CA of the Act is on estimation. The tribunal held that there is no underreporting of income, and therefore provisions of section 270A6 is applies, and penalty cannot be leviable on that count. Similarly, if your part of expenditure is disallowed as being capital in nature, in those circumstances as well, you can take help of Chennai Tribunal in the case of Pallava Textile Private Limited, ITA number 862 Chennai 2022, dated 10th March 2022, wherein it has been held by the Honorable Chennai Tribunal that when part of your expenditure is disallowed as being capital in nature, in those circumstances as well, penalty under section 270A of the Act cannot be applicable. Now, friends,
earlier also, if you'll see, what are the whether as I've discussed in subsection 1 of section 270 capital A, penalty proceedings and quantum proceedings are two different wings. It cannot be held that merely because an assessment order has been passed and which has been upheld by the Honorable Tribunal or High Court or Supreme Court does not mean that penalty is automatically levied upon you. Penalty proceedings are different and quantum proceedings are different. You can take help of Supreme Court decisions in the case of you can take the help of Supreme Court decisions. What is that? Big Four का था ना वो सुप्रीम कोर्ट का हाँ प्राइस वाटर हाउस and also there is a decision of Honorable Supreme Court in the case of Dilip N. Shroff and Ashok T. Pai, wherein held that finding in assessment proceedings cannot be automatically adopted for penalty proceedings. Further, since burden of proof varies in assessment proceedings and penalty proceedings, therefore, the authorities must look at penalty proceedings from a different angle. No doubt, the findings in assessment proceedings is a good evidence, but may not be sufficient to fasten the assessee with penalty. All these cases can be usefully, applied for during the course of penalty proceedings, so to escape the penalty. I think Sharma ji, I have covered this section 270 capital A entirety and 270 AA as well. जी सर. If anyone have any questions, we can discuss this out because it is a discussion thing, not one way journey. अगर किसी भाई को कोई सवाल हो पेनल्टी से संबंधित, अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा. संतोष दुबे जी, आपको कोई सवाल हो इनकम टैक्स पेनल्टी संबंधित? तो अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको आइकन से आपका आइकन में हैंड रेज का प्रोविजन है. राजदीप गोयल जी, ये हैंड रेज कर दीजिए अपना इसमें मैं आइकन में मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा. सुनील पाल जी, कानपुर, कोई पेनल्टी संबंधित कोई क्वेश्चन हो किसी का? नीरज बब्बड़ी, झांसी. मनोज अग्रवाल जी, मनोज जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. मनोज जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, बोलिए. मनोज जी, आपका क्वेश्चन है कोई क्या? मनोज जी, आप अनम्यूटेड हैं, आप क्वेश्चन आपका कोई हो तो पूछ लीजिए. मनोज जी, कोई क्वेश्चन नहीं है. किसी और भाई को सवाल हो पेनल्टी संबंधित? अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई कहीं कोई लाइन समझ में नहीं, We can discuss because it's a discussion thing. It's a discussion forum. राजदीप गोयल जी, आई थिंक उनको आप अनम्यूट करिए. राजदीप गोयल जी, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको. हाँ जी गोयल साहब. हाँ जी गोयल साहब. सर, आज का तो जो टॉपिक आपने डिस्कस किया था वो तो क्लियर है, बट एक और डाउट है, वो आपसे क्लियर करना है सर. हाँ बोलिए ना सर, सर. जैसे कि अब टीडीएस का जो हमारे रेमुनेशन पे भी टीडीएस है, तो उसको हम किस बेस पे मान के टीडीएस वो डिडक्ट करेंगे सर? जो पार्टनरशिप फर्म में रेमुनेशन हम पार्टनर्स को देते हैं, उसमें किस कैलकुलेशन के हिसाब से हम सर टीडीएस डिडक्ट करेंगे? क्योंकि वो तो सर एंड में जब हम बैलेंस शीट फाइनलाइज करते हैं तभी क्लियर होता है कि हम कितना प्रॉफिट रखेंगे, रेमुनेशन देंगे. जो हम रेमुनेशन पे टीडीएस करेंगे वो आफ्टर मार्च करेंगे, तो वो थोड़ी कैलकुलेशन सर क्लियर कर दीजिए. So
in that case, if you file relevant, books of account and your explanation before the assessing officer, that this is the, reason why we have deducted TDS after the closure of my accounts. And in those cases, you should not be held guilty of misreporting, but underreporting. And as per section 270A, subsection 6, you will fall under the exclusion clause, and therefore penalty should not be levied upon you. We are discussing penalty, ना sir? Well, यस सर। नहीं Yes. नहीं सर, ये पूछ रहे हैं नहीं, कि उसमें जो सैलरी देंगे, पेमेंट करेंगे सैलरी का पार्टनरशिप है पार्टनर्स को जी। पार्टनर्स को, उस पर जो टीडीएस की लायबिलिटी आएगी सर, वो किस हिसाब से करनी पड़ेगी? नहीं, ये उसके ऊपर TDS का जो है, जी जी। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग पेनल्टी, तो सर मैं बाद में कॉल करूंगा आपको। आप मुझे कॉल कर लीजिए, मेरा नंबर आप शर्मा जी से ले लीजिएगा, क्योंकि जी जी मैं कर लूंगा सर। हाँ, आप मेरा शर्मा जी से नंबर ले लीजिएगा एंड कॉल मी, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट, नो डाउट अबाउट दैट, ओके because as of Thank you, now sir. I'm Thank you. I'm entirely into the mood of this penalty. If any penalty question is there, पेनल्टी Okay. से संबंधित कोई सवाल हो तो पूछें। हाँ, TDS का सर, ओके सर, थैंक हाँ यू। गोयल साहब, TDS का आप Thank शर्मा you. जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, आप मुझसे बात Okay, कर okay, लीजिए, sir, okay. कोई इशू नहीं। जी थैंक यू। पेनल्टी संबंधित किसी को सवाल हो तो अपना हैंड रेज करें। SC यादव साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। SC यादव साहब, आपने नीचे लोअर कर लिया अपना हाथ। सर अनम्यूट कर दिया मैंने, यादव साहब को अनम्यूट कर दिया। SC यादव साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अगर कोई सवाल है पूछ लीजिए अपना। SC यादव साहब, माइक्रोफोन अपना ऑन कीजिए, आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो, हाँ आवाज़ मिल रही है सर? ये आ रही हाँ है। यादव जी, बोलिए ना। हाँ सर, एक्चुअली सर मैं इसलिए हैंड रेज किया है कि जो सर का सवाल था रेमुनरेशन में TDS के संबंध में, और आपका सवाल ये था कि बैलेंस शीट तो फाइनल होती है सर सितंबर में जब ऑडिट होता है तो करेक्ट। तो उसमें सर मेरा ये कहना था कि एक्चुअली अब मार्च में तो हमें एक डिम्ड प्रॉफिट फाइनल करना ही होगा, तभी हम TDS डिडक्ट पाएंगे, अदरवाइज तो पेनल्टी लगना ही लगना है। वो एक टफ केसेज है, हमको एक अपने बैलेंस शीट का फाइनल शेप तो मार्च तक तो रहता ही है, मतलब 30 अप्रैल तक देना ही देना होगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि एक हमको सर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में एक डिम्ड प्रॉफिट पे ही TDS काटना होगा, अदरवाइज पेनल्टी तो लगेगा ही लगेगा सर, मेरा ये कहना था। हाँ करेक्ट सर बट वो केसेस भी आपका 270A सबसेक्शन 6 में जाएगा सर। और मेरे हिसाब से पेनल्टी नहीं लगना चाहिए। मे बी सर, बट क्योंकि सर जो आपका सवाल किए मैं उनका जो सर वो मैंने हाँ, क्लियर कर दिया। हाँ, क्योंकि क्या है, आपका एक्सप्लेनेशन है ना सर हाँ, और एक्सप्लेनेशन इज 276 सबसेक्शन 6 सब क्लॉज A1 में क्लियरली बोला है कि इफ एन एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड टू द SSC एंड SSC ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद दैट एक्सप्लेनेशन, देन पेनल्टी कैन नॉट बी लेविड। ओके सर, ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू यादव जी। ओके सर। प्रदीप विजय वर्गीय जी, कोई सवाल आपको हैंड रेज कर दीजिए अपना। आई थिंक अग्रवाल साहब नहीं है क्या? वो CA अग्रवाल साहब थे अभी थोड़ी देर पहले। अजय अग्रवाल सर, शायद है नहीं सर मेरे ख्याल से। अच्छा ओके, शर्मा जी आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, पेनल्टी का कोई समय है नहीं, कोई है ही नहीं पेनल्टी का मैटर तो कोई। आएगा पेनल्टी सर, ऐसा है ना, अब आएंगी पेनल्टी आएगी सब लगेगी। हाँ, अभी तक तो सर क्या था कि बिकॉज ऑफ दिस योर 144B फेसलेस असेसमेंट्स, ऑर्डर्स आर नॉट बीइंग पास्ड, नाउ दे हैव स्ट्रीमलाइंड एवरीथिंग, ऑर्डर्स अभी पास होने चालू हुए हैं, तो पेनल्टी भी धीरे धीरे आएगी सर। जी सर। हाँ, earlier because 144B has been introduced by TOLRA in 2020, and after that we are suffering from COVID and all those things. बिल्कुल सर। So उसके बाद से फिर then penalty means assessment orders ही pass नहीं। In fact, if you will see, there are very few cases of quantum appeals
which we are filing before CIT और ITAT. इनफैक्ट CIT अपील में कितने मतलब 4-4, 5-5 साल से हमारे अपील्स पेंडिंग है. हाँ, उनका नोटिसेज आता है, हम रिप्लाई करते हैं और ऑर्डर ही नहीं आता है सर. रिप्लाई पे रिप्लाई किए जा रहे हैं. ऑलमोस्ट in some cases we have made almost 10 to 12 replies. Until date no order has been passed. In one of that case, Samsonite, you won't believe, for assessment year 10-11, they have filed one appeal before CIT appeal in 2013. Okay, and that appeal was kept on pending, and they were recovering demand from backdoor. Ultimately, client consulted me. I filed a writ petition before the Honorable Bombay High Court stating that, my lord, I have given all the information time and again, almost 7 occasions. Please direct the CIT appeal to hear my matter and pass an order, whether against or in favor. At least matter should, travel somewhere, na? It is बिल्कुल सही बात stuck है. at CIT appeal level. Then Honorable High Court has accepted my plea and they have given, 6 weeks time to the assessing CIT appeal to dispose of my appeal. And you will be surprised, the client has called me afterwards and said that, sir, we have got a favorable order Very good, from sir. CIT. Samsonite, your baggage, this brand, they have got a favorable order from CIT. And ultimately, department has filed appeal before tribunal, and I represent them in tribunal as well. From there also, we have got a favorable order. So Very this good. thing happens, sir. क्या कर सकते हैं? नहीं सर, बहुत अच्छी बात है. हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन सर. Thank you, sir. रवि अरोड़ा जी, कोई आपका सवाल हो? हैंड रेज कर दीजिए अपना, अगर आप कोई क्वेश्चन हो आपका. हमारे MP के कोई भाई नहीं है? है सर, MP के भी हैं, काफी बैठे हैं सर MP के. तो सर डिस्कस करते हैं ना सर. पेनल्टी तो क्या डिस्कशन में करेंगे तो और भी कुछ आएगा, क्योंकि अभी हम लोग ने सिर्फ सेक्शन ही पढ़े हैं. सेक्शन को एनालाइज करने के लिए डिस्कशन होना चाहिए ना सर. पृथ्वी असोल साहब बेतुल से हैं. पृथ्वी असोल साहब बेतुल MP से. वहाँ कोई क्वेश्चन हो आपका, आप पूछ लीजिए पेनल्टीज के ऊपर. अनम्यूट कर दे रहा हूँ आपको. पृथ्वी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया. सर नमस्कार सर, मैं असोल नमस्कार बेतुल MP से सर. अरे बहुत बढ़िया. MP से मेरा सर खास प्यार इसलिए है क्योंकि हमारी वाइफ जो है वो MP की है. जी धन्यवाद. बताइए सर. जी सर, वो तो आपके जनकपुरी हो गई सर MP. बताइए सर, बताइए सर. क्वेश्चन तो ऐसा है सर, अभी जो असेसमेंट हो रहा है उसमें पेनाल्टी लगा रहे हैं सर. वो जो शेयर वेयर की है उनकी, तो उसमें जो पेनाल्टी आ रही है अभी टैक्स निकाल के दे रहे हैं, जबकि सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट नहीं हुआ था. और अभी जो ऑर्डर हो रहे हैं उसमें जो लॉन्ग कैपिटल गेन वगैरह निकले हैं शेयर वगैरह पे, उस पे पेनाल्टी निकल रही है. ऐसा क्यों है सर? अभी देखिए, वो पेनाल्टी तो कैलकुलेट करेंगे ही आपका, बट आपके पास ऑप्शन ये है कि जैसा आपने मुझे बताया कि आपका वो सॉफ्टवेयर की वजह से वो कैच नहीं किया. राइट सर. और उसकी वजह से आपका वो रिपोर्ट नहीं हुआ. हाँ, ये हो सकता है सर. वो जो म्यूचुअल फंड है, शेयर है, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कैलकुलेट करे थे, हाँ, उस समय टैक्स तो कैलकुलेट कर लिया था, बट अभी जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो उसमें टैक्स कुछ निकल के आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं. वो आ रहा है बस, और कुछ नहीं. तो उन्होंने क्या आपको मिस रिपोर्टिंग के लिए गिल्ट किया है या अंडर रिपोर्टिंग के लिए? ऐसी कुछ नहीं सर. वो जो पेनाल्टी आ रही है वो तो अब जान लिया कि वो जीना ही नहीं, तो उसको भरवा दे रहे हैं. नहीं, सी उनको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. पेनल्टी प्रोसीडिंग्स में उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यू आर हेल्ड गिल्टी ऑफ मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग. सी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिस रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स. अंडर रिपोर्टिंग इज लिटिल माइल्ड, मिस रिपोर्टिंग इज लिटिल हार्श. Because see, under reporting में you have to pay only 50%, मिस रिपोर्टिंग में you have to pay 200% of your income. ठीक है, एक तो वो हो गई. दूसरी बात ये है कि मिस रिपोर्टिंग में you cannot take 276 का ग्राउंड. 270 कैपिटल ए ब्रैकेट 6 का you cannot take exemption. Similarly, you can't make application under 270 capital A double A. So miss reporting is a little harsh. And under reporting is little, mild in the sense that you can go for 270, you can file an explanation to the assessing officer. And if you satisfy to the assessing because of this reason, it has not been, come out in the computation of income. And therefore, penalty should not be levied. On that basis, I think if not assessing officer, CIT appeal would be kind enough to, give you relief. Right, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. प्रतीक विजय वर्गीय जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ.
प्रतीक जी अनम्यूट करिए, माइक्रोफोन ऑन कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर नमस्कार प्रतीक सर जी। सर मेरा एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ना सर टीडीएस और रिटर्न्स के रिगार्डिंग ही था। जैसे सर हमने कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिटर्न्स भरते हैं, हम्म तो सर उसमें इशू ये आ रहा है बहुत से लोगों का ना पैन, जो मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उनका ना हम्म पैन आधार से लिंक नहीं हुआ, हम्म और वो आज की डेट में सर इनऑपरेटिव दिखाता है, और गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी उसमें डिमांड्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी आई हुई है उसके अंदर। ओके। तो सर अब आज की डेट में उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? क्या थोड़ा सा इसमें आप गाइड कर पाएंगे इसके लिए सर? सर मैंने कस्टमर केयर पे भी कई बार बात करी है, बट वो लोग वहां से ना कोई प्रॉपरली उनसे रिस्पॉन्स मिल नहीं पाया अभी तक। तो आपका जो गवर्नमेंट आपने जो टेंडर लिया है, हाँ, और उसमें आप पेमेंट नहीं करते हो नहीं उनका सर मेरे जो क्लाइंट हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, वो मेरे क्लाइंट हैं। बराबर। गवर्नमेंट तो डिपार्टमेंट सर आपका क्लाइंट है? जी सर। अच्छा। सर और सर वो अपने एम्प्लॉयज का टीडीएस काटते हैं। हाँ। अब कई सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं सर जिन्होंने ना अपने पैन को आधार से लिंक ही नहीं कराया अभी तक। अच्छा, तो गवर्नमेंट in that case, your query was कि whether you can still exigible for penalty or not. यस सर। Okay. नहीं, You पेनल्टी need तो to, सर पेनल्टी तो गवर्नमेंट ने रेस करी हुई है, डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी भी लगी हुई है, इंटरेस्ट की डिमांड भी निकाली हुई है उन्हें, हाँ, क्योंकि वो 20% के। तो आपका वो 201 का कुछ आया है क्या? 201 का? हाँ सर आया हुआ है। यस सर आया हुआ है। हाँ, तो वही 201। तो इन दैट केस आपको मीन्स 201 में अगर आपका है तो आपको क्या सामने वाला पर्सन जो है उसने दिखाया क्या जी आपका रिटर्न्स में उसने पूरा क्लेम किया है? सर उन्होंने तो रिटर्न भरी नहीं भरी अभी ये भी क्लियर नहीं है। सबसे बड़ा हम्म, इशू ये है कि सर उनका पेन इनऑपरेटिव हुआ था, अब हमने उसको ऑपरेटिव करवा दिया लेट फीस दे करके। हाँ। बट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वो आज की डेट से ऑपरेटिव हुआ है, तो पुराना आपका पेनल्टी वो एग्जिस्ट रहेगी। तो इस बारे में मैंने कहा सर कोई आपकी तरफ से कोई गाइडेंस हो कि हम इसमें कुछ कर सकते हो। सर एप्लीकेशन इसमें अभी आप क्या ही कर सकते हो? पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने किया ही नहीं है तो उनका पेन ऑपरेटिव कैसे है? पेन ऑपरेटिव नहीं होगा ना इफ दे। सर उस टाइम ऑपरेटिव नहीं था, अब हम्म ऑपरेटिव हो गया है। हम्म अब हमने सर लेट फीस वगैरह जमा करा करके, लेकिन वो आज की डेट में ऑपरेटिव है। तो आपको क्या 201 का ये आया है इंटरेस्ट पे करने के लिए? जी सर। जी सर जी सर। हाँ 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 हाँ। इन दैट केस आप उसको चैलेंज करिए ना 201 को एंड इन्फॉर्म द क्राइटेरिया अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इट हैज बीन डिलेड, बिकॉज देयर इज नो willful delay on your part to not to deposit these tedious amounts. These amounts were not deposited because of inaction on the part of your party, because their PAN numbers were not. तो I think आप उसको चैलेंज करिए and ओके I'm hopeful that you will get a relief. Because in ओके Vodafone, सर। in one of my party, I am challenging, means department has challenged 201 only. In a scenario, like when these cellular companies, they sell their SIM cards to distributors. So they sell their SIM cards to distributors on a margin, thin margin, MRP minus some 100 rupees अगर उसका प्राइस होता है तो they sell at 90 rupees. So 10% assessing यस officer say that it is a commission which you have paid to the distributor, and since you have not deducted TDS on the same, you are liable for you should be treated as assessing in default under section 201, and you are liable for यस सर। interest under 2011A. That I have challenged before the Honorable High Court and I have got a relief. So in all these ओके circumstances, wherein see there is circumstances you can't do more than what you are required to. If the opposite party their PAN card is not updated, Aadhaar card is not linked, how you should be held guilty of that? ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर Thank you. सर इफ पॉसिबल कैन यू प्रोवाइड दैट ऑर्डर कॉपी, दैट हाई कोर्ट ऑर्डर कॉपी? I will share it with Sharma ji. आप शर्मा जी से ले लीजिएगा. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, Thank you, थैंक यू। thank you, thank you, thank you, thank you. सचिन मिश्रा जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सचिन मिश्रा जी, आपको अनम्यूट कर दीजिए। यस सर, नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार, बताइए.
सर यही भी शो थोड़ा जो मैंने पूछा था वो भैया जी ने कि 87 वाला जो मैटर आ रहा था, इसमें सर अपील जैसे टाइम निकल जाए अपन 54 में, क्या रिप्रोसेस करा के उसके अगेंस्ट जा सकते हैं क्या हम लोग? नहीं नहीं, इसको बंद कर दो। सॉरी, आई कुड नॉट बी एबल टू हियर यू। कम अगेन सर। सर, ये कह रहा हूँ सर, जो 87A की रिबेट डिसअलाउ हो रही है एससीसीजी के अगेंस्ट, हाँ इसके हाँ, तो इसके लिए जो इन्होंने पेनल्टी वगैरह ऑर्डर वगैरह तो मुझे मिल गया है, हाँ क्या इसका हाँ, रेक्टिफिकेशन डाल सकते हैं क्या मैं 154 में? टाइम लिमिट है। हाँ, टाइम लिमिट तो सर आप समझिएगा 24-25 की टाइम लिमिट कहाँ होगी? अच्छा, नहीं तो है तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई थिंक 87A का अभी तो बहुत सारे डिसीजंस भी आ रहे हैं जो फेवर में ट्रिब्यूनल्स के। नहीं नहीं, मैंने किया है, मेरे फेवर में एक आया हुआ है, बट अभी दूसरा एक केस हाँ आया है, वो इसके लिए पूछ रहा था। हाँ वो तो मैंने हाँ, सीआईटी से वर्क कर रखा है, वो हो चुका है मेरा एक केस, फिर तो सर फेवर जब में आ आपका चुका ही केस फेवर में है तो फिर है। नहीं, बस वो रेक्टिफिकेशन के लिए मैं टाइम लिमिट का थोड़ा क्वेश्चन था, इसीलिए पूछा था मैं। नहीं, टाइम लिमिट अगर एक्सपायर हो गया तो रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। बेटर यू चैलेंज दिस इन अपील एंड आल्सो फाइल कंडोनेशन पिटीशन विथ एफिडेविट सपोर्टिंग योर कंडोनेशन पिटीशन। थैंक यू। और किसी भाई को सवाल हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। सर हैंड नहीं अगर सवाल आपका, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पृथ्वी असोल साहब से। पृथ्वी साहब, जी आज सर। वोट ऑफ थैंक्स सर का करें। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। हमारे आज के उपकाश की 316वीं सुंदर सी वेबिनार में इस समापन सत्र में पधारे हमारे सभी आदरणीय मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। हम आज हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता श्री जितेंद्र सिंह जी को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उनसे नॉलेज ले रहे थे। हम उनके सम्मान के लिए दो शब्द कहना चाहेंगे सर। गुरु तेरे नाम के रस से मेरा तन मन भीग जाए, आपकी स्नेह की बारिश में मेरा तन भीग जाए, चढ़ा दो ऐसी ज्ञान का रंग हमको कि आपके ज्ञान के साथ साथ हमारा सारा जीवन बीत जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सर। हम हमारे तरफ से हमारे उपकाश के समस्त संगठन, जिसमें टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ की ओर से तथा हमारे सभी अधिकारी पदाधिकारीगण, वेबिनार में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय अधिवक्ता मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार करते हैं सर। थैंक आपका यू सर, बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद। थैंक यू। और आपके लिए माता सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं, वो आप पर हमेशा माता सरस्वती आप पर कृपा बनाए रखें, और आप भी हम पर यूं ही ऐसी कृपा बनाए रखें ताकि इनकम टैक्स में कोई भी इशू रहे हमारा सॉल्यूशन आप निकाल दें। Definitely, sir. Whenever you have any difficulty, just take my number from Sharma ji. I'm always available. No issues. थैंक यू सर। Okay? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for patiently hearing me. थैंक यू सर। वेबिनार को पूरी समापन के इस पावन सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे आदरणीय अजय अग्रवाल जी सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आभार सर आपका। समापन को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय अंकित गर्ग जी का भी सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार। थैंक यू अंकित गर्ग जी। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय संजय शर्मा जी गुरु जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर। इस समापन कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय शैलेश विश्वकर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार। आज हमारे संजय भटनागर साहब की आवाज सुनाई नहीं दी, पर हम सभी मित्रों की ओर आज इनकम टैक्स की क्लास है ना, इसलिए उन्होंने सुनाई नहीं दी, जीएसटी की नहीं है। संजय शर्मा जी एक्चुअली भटनागर मुझे साहब। बोल रहे थे जीएसटी पे बोलने के लिए। मैं बोला सर मेरा वो टॉपिक ही नहीं है। मतलब जो डेलीगेट्स के लिए बात कर रहे हैं कि वो डेलीगेट्स जैसे हैं, वो जीएसटी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आजा आजा, उनके लिए हाँ संजय भटनागर साहब हैं आगरा के। हाँ हाँ, बढ़िया। संजय जी का भी आभार। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे विपिन अग्रवाल सर भी दिखाई दे रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार, आप वेबिनार में आज आप दिखे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आभार आपका। अब हम हमारे समस्त मित्रों की ओर से हमारे आज के परम आदरणीय हमारे हर्ष शर्मा जी, जो हमारे लिए ज्ञान की गंगा लेकर आते हैं और हमें इनलाइटन करते हैं सभी शब्द विषयों पर, और हमारे जितेंद्र सिंह जैसे गुरु जी को लाकर हमारा नॉलेज बढ़ाते हैं।
हम हमारे आदरणीय हर्ष शर्मा जी का समस्त मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी वेबिनार में उपस्थित सभी मित्रगण, अधिवक्ता मित्र बंधु, मातृशक्ति जो इस वेबिनार का हिस्सा हुए और इस सुंदर सी पावन वेबिनार को आज उन्होंने सफल बनाया, हम सभी आदरणीय मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। पुनः जैसे हमारा नियम है, समापन के अंत में हम अपने स्थान पर राष्ट्रगान करते हैं, तो सभी मित्रों से गुजारिश है कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सब लोगों ने बड़े टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक था पेनल्टीज के ऊपर, ज्ञान प्राप्त किया होगा आप लोगों ने। अगर किसी की कोई समस्या है इनकम टैक्स में पेनल्टी संबंधित, आप मुझसे सर का नंबर ले रहे हैं, जितेंद्र सिंह का, जितेंद्र सर का, मुझसे सर से आप संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी बजट के ऊपर। अगला टॉपिक बजट के ऊपर है, क्योंकि कल बजट आ रहा है, तो उसमें चाहूंगा कि आप लोग बजट के ऊपर अपने क्लास जरूर अटेंड करें और अपने साथियों को भी आप मोटिवेट करें कि वो भी क्लास अटेंड करें। और जिन लोगों ने यूट्यूब पे वेबिनार चैनल उपकाश का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, उसको जरूर करें, जिससे कि आपने जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको वहाँ सॉल्व कर सके, अपनी प्रॉब्लम सुन लें आप दोबारा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओके, गुड।